हेडिंग लिखेंगे एलसी ऑसिलेशंस। एलसी ऑसिलेशंस। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसके लिए जगह छोड़ दीजिए, करीब आधा पेज। फिलहाल ये वाली हेडिंग कंप्लीट कर लो। देखो बच्चों, एलसी ऑसिलेशंस के लिए एल का मतलब इंडक्टर और सी का मतलब है कैपेसिटर। बस ये दो चीज़ें जोड़ करके हमको एक सर्किट बनाना है। ये हो गया कैपेसिटर। बिल्कुल शांति से समझेंगे और मैं बीच बीच क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके जवाब देंगे। ये जो कैपेसिटर है इस पे चार्ज स्टोर्ड है और ये फुली चार्ज्ड है इस समय। इसके बाद हम इसको जोड़ेंगे एक इंडक्टर से, और इस इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो L है। इसका एक पॉइंट B और एक पॉइंट है A। तो मैंने जो डायग्राम बनाया ये बना लो। इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें बनाना है, हेडिंग से पता चल जाता है, एक L बनाना है, एक C बनाना है। फिर नीचे से लिखना भी शुरू कर देना, मैं लिख रहा हूं। एट इंस्टेंट t इक्वल टू 0 चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर इक्वल टू QM। मतलब इनिशियली कैपेसिटर पर कितना चार्ज है, QM। मतलब ये फुली चार्ज है, फुली चार्ज, फुली चार्ज। अब देखो होगा क्या, अब जरा समझना, बीच बीच बनाते जाओ, लिखते जाओ, समझते जाओ। अब होगा ये कि इसमें जो है इनिशियली QM चार्ज है, लेकिन हमने जब इसको इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया तो इसका चार्ज निकल के कहाँ जाने लगेगा, बाहर सर्किट में। तो कैपेसिटर पर जो चार्ज का अमाउंट है वो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। और मान लीजिए इंस्टेंट t पर करंट है I, कितना करंट है, और इस पर जो चार्ज बचा वो स्मॉल q है। कितना चार्ज बचा, चलो लिखते चलो आगे, मैं लिख रहा हूं। एट इंस्टेंट t remaining charge, remaining charge on capacitor इक्वल टू Q। इतना चार्ज बचा। नाउ potential difference between plates of capacitor, plates of capacitor, तुम लोग जानते हो फार्मूला होता है इसके लिए Q अपॉन C। तो इनिशियली कितना चार्ज था कैपेसिटर पर, QM। कुछ देर तक चार्ज सर्किट में जाता रहा और इंस्टेंट t पर कितना चार्ज अब बचा, Q बचा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, Q अपॉन C। नाउ करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट I इक्वल टू माइनस dq अपॉन dt। रुको,
माइनस लगाने का रीजन क्या है? देखो, कैपेसिटर पर चार्ज डिक्रीज हो रहा है क्योंकि उसका चार्ज निकल कहाँ जा रहा है? निकलकर सर्किट में जा रहा है, तो कैपेसिटर का चार्ज डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जब ये चार्ज तुम्हारा सर्किट में पहुंचेगा तो करंट बढ़ाएगा, यानी सर्किट में करंट इंक्रीज हो रहा है। तो कैपेसिटर का चार्ज डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये चार्ज जब फ्लो करेगा तारों से होकर के तो इनमें करंट बढ़ेगा। तो करंट और चार्ज जो तुम्हारा है ये अपोजिट नेचर का है, इस वजह से माइनस आया। इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा इंडक्टर में, क्योंकि जब इंडक्टर से होकर के करंट बढ़ेगा तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगा। नाउ induced EMF in inductor और इसका फार्मूला होता है -L di/dt। ठीक है, ये तुम्हारा इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। अब हम किरचॉफ रूल अप्लाई करेंगे यूजिंग किरचॉफ्स लूप रूल। क्या कहता है बच्चों किरचॉफ्स लूप रूल? किरचॉफ्स लूप रूल कहता है कि किसी मैश में सभी पोटेंशियल डिफरेंसेस का एल्जेब्रिक सम 0 होता है। सभी पोटेंशियल डिफरेंसेस का एल्जेब्रिक सम 0 होता है। अब यहां पर देखो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वो निकाल लें। निकाल भी चुके हम, Q/C है। यहां कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? -L di/dt। तो इनका सम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो हम ये लिखेंगे इसमें कि Q/C -L di/dt इक्वल टू 0। अब हम इसमें L से दोनों तरफ डिवाइड कर लें तो Q/LC इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा ये d/dt। हाँ चलो di/dt लिख देते हैं। मैंने दोनों तरफ L से डिवाइड कर दिया इसलिए ऐसा हुआ। अब मैं d/dt लिखने के बाद I की ये वैल्यू रख दूंगा। देखो ये लिखा है I की जगह क्या लिख सकते हैं? -dq/dt। तो -dq/dt इक्वल टू 0। ठीक है, लिख रहे हो साथ साथ? हाँ, क्योंकि मैं इरेज करना शुरू करूंगा अब। अगर यहां ध्यान से देखोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और Q/LC इसको लिख सकते हैं d²Q/dt² इक्वल टू 0। नहीं लिख सकते ऐसा? हो सकता है ना ऐसा? तो अब अगर हम इस वाले स्टेप को, ये बिगाड़ दूं नीचे वाला, अगर इस वाले स्टेप को हम पहले लिख लें इसको बाद में लिख लें तो इक्वेशन जो होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। d²Q/dt² प्लस इसको 1/LC इंटू Q इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना? ये बात तो हो गई। अब हम 11th क्लास की बात करेंगे थोड़ा। 11th क्लास में तुम लोगों को मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसमें कहा था कि जब कोई बॉडी SHM करती है तो उसके एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है A इक्वल टू -ω²x। ये होता है, या यूं कहें ω0²x। A को हम लिख सकते हैं d²x/dt²।
डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स। इसको आप यहाँ ले आओगे तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर है, उसी तरह से यहाँ पर डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर है, प्लस 1 अपॉन एल सी क्यू है, यहाँ ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स है। ये इक्वेशन इसी की तरह है ना, इसी फॉर्म में है ये। तो ये इक्वेशन शो कर रहा है कि कोई बॉडी है जैसे कि सिंपल पेंडुलम है और वो अपने मीन पोजीशन के इधर उधर ऑसिलेट कर रही है। ये इक्वेशन क्या शो कर रहा है? एक हमारे पास कोई बॉडी है और वो बॉडी जैसे कि सिंपल पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर ऑसिलेशन कर रही है। तो फिर ये इक्वेशन भी तो ऑसिलेशन को शो करेगा। जब ये ऑसिलेशन को शो करता है तो ये भी ऑसिलेशन को शो करेगा, लेकिन बॉडी की ऑसिलेशन को शो नहीं करेगा। चार्ज क्यू चार्ज के ऑसिलेशन को शो करेगा। तो इस लाइन के नीचे हमको एक लिखना है सेंटेंस, दिस इक्वेशन हैज द फॉर्म, दिस इक्वेशन हैज द फॉर्म FORM। अब ये लिख दो, केवल इतना लिखना, हैज द फॉर्म डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स। सिर्फ इतना लिखना है, ऊपर नहीं लिखना, ये इस फॉर्म में है, ठीक है। For a simple harmonic oscillator, for a simple harmonic oscillator, full stop, therefore the charge oscillates with a natural frequency, with a natural frequency। और देखो जरा वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ x है और यहाँ q है, तो बताओ ओमेगा नॉट स्क्वायर के स्थान पर क्या है? ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। तो बताओ ओमेगा नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/√LC। तो क्या लिखा तुमने? विथ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/√LC। ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/√LC। तो चार्ज ऑसिलेशन करने लगा। अब कहोगे चार्ज कैसे ऑसिलेशन करने लगा? पेंडुलम तो समझ में आता है कि इधर गया इधर गया इधर गया, लो होने लगा ऑसिलेशन। चार्ज कैसे ऑसिलेशन करता है? मैंने बताया ये पहले फुली चार्ज था कैपेसिटर, चार्ज निकल के कहाँ चला गया? सर्किट में। कुछ देर बाद यहाँ चार्ज कैपेसिटर में क्या हो जाएगा? 0। फिर जो चार्ज सर्किट में चला गया था वो लौट करके फिर इसी में आ जाता है, फिर सर्किट में चला जाता है, फिर इसी में आ जाता है। यानी चार्ज हमारा निकल के चला गया सर्किट में, फिर वहाँ आ गया, फिर निकल के चला गया सर्किट में, फिर वहाँ आ गया। अब यहाँ पर अभी देख रहे हो कि ये प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है। कुछ देर बाद ये प्लस की हो जाती है और ये माइनस की हो जाती है, पोलैरिटी भी चेंज हो जाती है। तो इसमें कुल मिला के बात ये हो रही है कि कैपेसिटर का चार्ज निकल के जा रहा है सर्किट में, फिर से कैपेसिटर में चार्ज हुआ जाता है, फिर सर्किट में चला जाता है, फिर कैपेसिटर में आ जाता है। इस तरह से ये चार्ज हमारा ऑसिलेट कर रहा है। अब जहाँ तक नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात है, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैंने बताई 1/√LC। तुम लोग कहोगे ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पर हमने जब वो पढ़ाई थी तब कहा था LCR सर्किट है, उसमें AC सोर्स भी जुड़ा था, और जब रेजोनेंस हो गया था तब ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/√LC था। लेकिन देखो यहाँ पर केवल LC है, सोर्स भी नहीं जुड़ा, R भी नहीं जुड़ा, रेजोनेंस भी नहीं हुआ, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये है। तो वो
अलग कंडीशन में फ्रीक्वेंसी का फार्मूला था ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/√LC, ये अलग कंडीशन में है, हालांकि वो दोनों एक जैसे हैं। अब यहाँ पर जो चार्ज है, चार्ज निकल निकल के बाहर जा रहा है, तो यहाँ चार्ज की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। अब वो चार्ज अगर हम निकालना चाहें कि किसी इंस्टेंट पर कितना चार्ज है इसमें, तो चार्ज निकालने के लिए इक्वेशन क्या होगा वो भी लिख लेते हैं। लिखेंगे चार्ज ऑन द कैपेसिटर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर varies sinusoidally, SINUSOI, मैं बोल रहा था ना अभी, SINUSOIDALLY, sinusoidally with time as, sinusoidally का मतलब होता है कि जो वेरिएशन रिप्रेजेंट करने वाला इक्वेशन है उसमें साइन या कॉस होगा। तो ये इक्वेशन होता है Q इक्वल टू QM cos ओमेगा टी प्लस फाई। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ का चार्ज वेरी करेगा। हालांकि जो फाई हमने लिखा है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, पर इस सिचुएशन में यहाँ फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी? मैंने बताया था t इक्वल टू 0 पर कितना चार्ज होता है, QM। कितना चार्ज बताया था, QM। पहले तुम ये लिख लो, इक्वेशन लिखो, फिर हम इसमें वैल्यू रखेंगे। लिख लिया? चलो अब लिखो नीचे से, पुटिंग स्मॉल t इक्वल टू 0, पुटिंग स्मॉल t इक्वल टू 0, कॉमा, देखो यहां पर जो लिखा था t इक्वल टू 0 पर क्या लिखा था, यहां पर QM लिखा था ना, तो पुटिंग t इक्वल टू 0, कॉमा Q इक्वल टू QM, Q इक्वल टू QM। चलो हम यहाँ पर Q की जगह क्या लिख देते हैं, QM लिख देते हैं। यहाँ तो QM ऑलरेडी लिखा हुआ है, और ये है कॉस ओमेगा t की जगह क्या रखना है, 0 प्लस फाई, तो QM इक्वल टू QM कॉस फाई। QM कैंसिल होके 1 आएगा, और 1 की जगह हम लिख देंगे cos 0 इक्वल टू कॉस फाई। फाई इक्वल टू क्या हो गया, 0। देयरफॉर अब वो फाई की वैल्यू 0 रख दो इस इक्वेशन में, देयरफॉर Q इक्वल टू हो जाएगा QM cos ओमेगा टी। तो अगर तुम कैपेसिटर पर चार्ज निकालना चाहते हो कि किसी इंस्टेंट पर कितना चार्ज उसमें बचा हुआ है, वो इस फार्मूले से निकाल सकते हो। अब अगर हम ये निकालना चाहें कि इंस्टेंट t पर करंट क्या है सर्किट में, तो करंट भी निकाल सकते हैं। लिखो नीचे से, एट इंस्टेंट t, स्मॉल t बनाना, एट इंस्टेंट t कॉमा करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट, और तुम जानते हो I इक्वल टू मैंने बताया था माइनस dq अपॉन dt। चलो देखो इधर, अभी कुछ भी नहीं नोट करना, ये क्वेश्चन, ये वाला एक फार्मूला बता चुका हूं मैं। अब Q की जगह पर ये रख देना, QM cos ओमेगा टी। तो ये तुम्हारा QM तो ज्यों का त्यों रहेगा,
कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। आई इक्वल टू हो गया, यहां पर ये बताओ, मैंने जो फार्मूला लिखवाया था तुम लोगों को, यहां पर ओमेगा लिखवाया था कि ओमेगा नॉट लिखवाया था? सिनुसॉइडली के बाद ओमेगा लिखवाया था। तो सिनुसॉइडली के बाद जो इक्वेशन में जहां जहां ओमेगा तुमने लिखा है उसको ओमेगा नॉट कर दो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हम ओमेगा नॉट बता चुके हैं ना। तो ये तुम्हारा ओमेगा नॉट टी हो जाएगा। सिनुसॉइडली के बाद जहां तुम्हारा ओमेगा लिखा हुआ है वहां ओमेगा नॉट कर दो, तो ये सिचुएशन आ जाएगी। यहाँ भी हो जाएगा ओमेगा नॉट, यहाँ भी हो जाएगा। वो ध्यान नहीं दिया मैंने, ओमेगा लिख दिया, जबकि मैं नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या लिखवा चुका हूँ वहाँ, ओमेगा नॉट। यहाँ पर आएगा क्यू एम ओमेगा नॉट और साइन ओमेगा नॉट टी। क्यू एम ओमेगा नॉट को हम आई एम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आई एम। तो नीचे से लिख देना, और आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा नॉट टी, वेयर आई एम हमने किसकी जगह पर लिखा है? आई एम इक्वल टू क्यू एम ओमेगा नॉट। ठीक, तो ये तुम्हारा हमने प्रूव किया कि जो चार्ज है वो ऑसिलेट करता है। नेचुरल फ्रिक्वेंसी इसकी ये होगी, किसी इंस्टेंट पर चार्ज हम कैसे फार्मूले से निकालेंगे और करंट कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ों को हमने प्रूव कर दिया। तो ये तुम्हारा ऑसिलेशन चार्ज का कंप्लीट। हेडिंग लिखेंगे ऑसिलेशन ऑफ चार्ज इन एलसी सर्किट। Oscillation of charge in LC circuit and comparison with the oscillation of a block at the end of a spring, at the end of a spring। अब यहां पर मैं डायग्राम बनाऊंगा, एक एलसी सर्किट का डायग्राम बनाऊंगा और दूसरा बनाऊंगा एक स्प्रिंग का, जिसके एक एंड पर एक ब्लॉक बंधा हुआ है। देखो, हमारे पास एक ये कैपेसिटर है, तो मेरे साथ साथ ही इसको बनाते चलना तुम लोग, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम लगेगा बनाने में, तो साथ साथ बनाते चलो। ये है पॉजिटिव प्लेट, और ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो कहाँ से कहाँ होता है? पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होता है। इससे क्या जोड़ेंगे हम? इंडक्टर जोड़ेंगे। अभी हमने एल और सी को कनेक्ट नहीं किया, पूरा दिमाग लगाएं, ठीक है? दिमाग लगाने का रिजल्ट क्या क्या हो सकता है ये मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया। आईआईटी एडवांस में सिलेक्शन हो सकता है, आज ही हुआ है मेरे बच्चों का, एक का नहीं दो का। क्यों? उन्हें पढ़ाई करते समय किसी से दोस्ती नहीं थी, चुपचाप पढ़ते थे, सिर्फ मेरे से ही उनका लिंक था, कोई बातचीत नहीं। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, तुम लोग चाहो तो उन बच्चों से, आज तो तुम लोग उस बैच में थे नहीं, अरे इसी बैच की जो इस साल जो 12th पास करके निकले हैं। 12th पढ़ते पढ़ते इसी दरी में यहाँ बैठते थे, पढ़ते थे।
और 98% बोर्ड में भी है। इसलिए पढ़ाते समय बातचीत बिल्कुल ना करें, और जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी एकांत में बैठ के पढ़ें। आई बात समझ में? ये नहीं कि अगल बगल पूरे चंगू मंगू बैठा लिए बस पढ़ने लग गए। समझ करके कोई डाउट अगर आता है तो तुरंत व्हाट्सएप पे सेंड करो मुझे, उसका जवाब अगले वीडियो में मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तो अब समझें आगे। अभी मैंने इसका एल और सी का कोई कनेक्शन नहीं किया। कैपेसिटेंस देखो सी है, तो अभी एल सी ऑसिलेशन स्टार्ट नहीं होगा। अब इसी का कंपैरिजन मुझे करना है। यहाँ जो एनर्जी स्टोर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या स्टोर होगी? एनर्जी, और उसका फार्मूला होता है हाफ QM² अपॉन C। क्यों? क्योंकि इस समय QM चार्ज है। इनिशियली कितना चार्ज है इस पर? QM। और जो ये इंडक्टर है इसमें तो करंट नहीं बह रहा है, इसलिए इसमें कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होगी। तो हम इसमें लिख सकते हैं UB = 0, क्योंकि इंडक्टर में करंट तभी एनर्जी तभी स्टोर होगी जब इसमें करंट बहेगा। अभी फिलहाल कोई करंट नहीं है तो कोई एनर्जी भी नहीं है। सारी एनर्जी कहाँ स्टोर है? कैपेसिटर में। अब इसका कंपैरिजन करने के लिए हम एक स्प्रिंग बनाएंगे और उसके एक एंड पर ब्लॉक बांधेंगे। ये देखो स्प्रिंग है और ये हमने एक एंड पर ब्लॉक बांध दिया है। इस समय इसमें ऑसिलेशन नहीं हो रहा है। जिस तरह से यहाँ चार्ज का ऑसिलेशन नहीं हो रहा है क्योंकि कनेक्शन नहीं है एल और सी के बीच में, उसी तरह से यहाँ ब्लॉक में भी ऑसिलेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर तुम ये मानोगे कि इस समय स्प्रिंग जो खिंची हुई है और वो है मैक्सिमम पोजीशन पर, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर। कहाँ पर है ये? एक्सट्रीम पोजीशन पर है ये ब्लॉक। ये ब्लॉक एक्सट्रीम पोजीशन पर है। ये स्प्रिंग खिंची हुई है और कितना खिंची हुई है? कैपिटल ए कहलाता है एम्पलीट्यूड। तो ये जो ऑसिलेशन मैंने बताया कि जैसे यहाँ कोई ऑसिलेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या है? ऑसिलेशन नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो ब्लॉक है हमारा ये कहाँ है? एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो कितना खिंचा होगा स्प्रिंग? एम्पलीट्यूड ए के इक्वल, और उसमें एनर्जी जो स्टोर होगी वो कितनी होगी? ½ KA²। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में कितनी है? ½ KA²। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है ब्लॉक में वो क्या है? 0। ठीक है, जिस तरह से यहाँ चार्ज अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है, उसी तरह से ये ब्लॉक भी अपनी मैक्सिमम पोजीशन यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर है। एक्सट्रीम पोजीशन तो जानते हो, मीन पोजीशन के एक तरफ जितना मैक्सिमम डिस्टेंस तक ये ब्लॉक जाता है उसे हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, और उस डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो मीन पोजीशन के एक तरफ जो है कैपिटल ए डिस्टेंस तक है, तो कैपिटल ए इंक्रीज हो जाएगी लेंथ इस स्प्रिंग की, इसलिए इसमें स्टोर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ½ KA², और ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच करके वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब इसके बाद हम ये देखो डायग्राम ए था, अब हम बनाएंगे डायग्राम बी। डायग्राम बी में हमें क्या करना है कि कनेक्शन कर देना है इसका। जब कनेक्शन कर दोगे एल और सी का, तो जरा बताओ चार्ज QM ही बना रहेगा कैपेसिटर पर या कुछ और हो जाएगा? क्योंकि अब तो चार्ज निकल के कहाँ जाने लगेगा? अब ये सर्किट में जाने लगेगा। ठीक है, और चार्ज का अमाउंट कम हो जाएगा। मैंने शुरुआत में यहाँ पर 3 साइन प्लस के बनाए थे, लेकिन अब 2 साइन प्लस के बनाना, जिससे ये रिप्रेजेंट होता है कि जो चार्ज है वो कम हो गया है
और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाले जो एरो हैं वो भी 2 बना देना, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया है। करंट देखो इसमें बहने लगा आई, सर्किट में कितना करंट बहने लगा आई। तो अब मुझे तुम ये बताओ क्या अब भी पूरी एनर्जी यहीं कैपेसिटर में होगी? अब कैपेसिटर की एनर्जी थोड़ा कम हो जाएगी और यहां पर जो एनर्जी पहले 0 थी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी के इक्विवेलेंट ये डायग्राम भी बना लेंगे। इस समय देखो जो ब्लॉक है वो ना अपनी एक्सट्रीम पोजीशन में है और ना मीन पोजीशन में है, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट इक्वल टू 0 और काइनेटिक एनर्जी डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं यू ई डज नॉट इक्वल टू 0 और यू बी डज नॉट इक्वल टू 0। ये जो ब्लॉक है ना अपनी मीन पोजीशन में है ना एक्सट्रीम पोजीशन में है, यानी कुल मिला के ऑसिलेशन कर रहा है। तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ होगी और इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कुछ होगी, इसलिए तो डज नॉट इक्वल टू 0 कर दिया मैंने। इसी तरह से यहाँ पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटर में और कुछ स्टोर होगी किसमें, इंडक्टर में। यहाँ भी एनर्जी है यहाँ भी एनर्जी है, इसलिए मैंने डज नॉट इक्वल टू 0 कर दिया। ऑसिलेशन होने लगा इस समय। अब सी नंबर में देखेंगे कि कुछ देर बाद पूरा का पूरा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। क्या हो गया? पूरा का पूरा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो चुका है, इसलिए अब कोई चार्ज नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसके मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जरा इस तरह से लाइंस ऑफ फोर्स बना दो, 2 इस तरह से लाइंस ऑफ फोर्स बना देना। यहां पर थोड़ा ज़्यादा लाइंस ऑफ फोर्स बना देना, यहां 3 लाइंस ऑफ फोर्स बना देना। क्यों बना रहे हैं हम 3 लाइंस ऑफ फोर्स? यहां पर क्या था कि अभी कुछ एनर्जी इसमें थी और कुछ एनर्जी इसमें थी। यहां पर क्या हो गया? पूरी एनर्जी L में आ गई। तो हम ये कह सकते हैं यू ई इक्वल टू 0 और यू बी कितना हो जाएगा ये बताओ? यू बी तुम्हारा हो जाएगा हाफ L आई एम स्क्वायर। अब कहोगे आई एम क्या है? आई एम इस समय क्या है? करंट है, मैक्सिमम करंट है, ठीक। इसी के इक्विवेलेंट हम स्प्रिंग बनाएंगे। इस समय जो स्प्रिंग है इसमें जो एक्सटेंशन था बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और जो बॉडी है अपनी मीन पोजीशन से पास हो रही है। जब स्प्रिंग में एक्सटेंशन ख़त्म हो जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम हो जाएगी? क्योंकि मीन पोजीशन में इस समय बॉडी है, मीन पोजीशन से गुजर रही है। मीन पोजीशन से ये बॉडी गुजर रही है तो मीन पोजीशन में वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, मीन पोजीशन में वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए वी मैक्स लिख दिया मैंने। और स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड हो चुकी है, इसलिए यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी ही नहीं। देखो सेम चीज़ आ रही है ना। तो कैपेसिटर के इक्विवेलेंट क्या है यहाँ? कैपेसिटर के इक्विवेलेंट है स्प्रिंग और इंडक्टर के इक्विवेलेंट क्या है? बॉडी। बात समझ में आई? और अब डी नंबर बनाएंगे। डी नंबर में एक बार चार्ज फिर से आ गया कैपेसिटर में। यहां तो कैपेसिटर में चार्ज क्या हो गया था? 0। अब यहां फिर चार्ज आ जाएगा लेकिन पोलैरिटी चेंज हो जाएगी।
पोलैरिटी चेंज इसलिए, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी मतलब जहाँ पर पहले माइनस चार्ज हुआ करता था वहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये प्लस चार्ज हो जाएगा। तो ये हमने दो साइन प्लस के बना दिए, ऊपर माइनस के बना दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, अब उल्टा हो जाएगा। और करंट का जो डायरेक्शन है वो भी वही है, लेकिन करंट की वैल्यू थोड़ा कम हो गई है। देखो बच्चों, यहाँ पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो चुकी थी, यहाँ करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो चुकी थी, लेकिन अब करंट की वैल्यू क्या होने लगी, डिक्रीज होने लगी। इसलिए डिक्रीज होने लगी क्योंकि अब चार्ज इसमें स्टोर होने लगा ना, तो सर्किट में फ्लो होने के लिए उतना चार्ज नहीं है। इस समय जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, तो हम ये कह सकते हैं यू ई कुछ ना कुछ है, डज नॉट इक्वल टू जीरो, और कुछ अभी इसमें भी है, यू बी डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसी तरह से इसमें इक्विवेलेंट स्प्रिंग भी बना लेंगे, और ये इक्विवेलेंट स्प्रिंग में भी यही काम करना है। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में कुछ ना कुछ होगी, तो U डज नॉट इक्वल टू जीरो और K डज नॉट इक्वल टू जीरो। देख लेना ध्यान से, यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है ना नीचे वाला, U इक्वल टू जीरो और U डज नॉट इक्वल टू जीरो और K डज नॉट इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है यहाँ पर। और E नंबर, अब देखो ये हमारा कैपेसिटर रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज होने लगा ना, एक बार फिर से पूरा चार्ज इसी में पहुंच जाएगा। तो अब हमें जो कैपेसिटर बनाना है उसमें फुल चार्ज दिखा देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो उल्टा हो चुका है, पूरा चार्ज इसमें आ चुका है, और अब इंडक्टर में कोई एनर्जी नहीं रह जाएगी, कोई करंट भी नहीं रह जाएगा। यहाँ थोड़ा इंडक्टर की लाइंस ऑफ फोर्स और बना दो, दो बना देना है इसमें, लाइंस ऑफ फोर्स इसमें अब कम हो जाएंगी ना, क्योंकि इसमें करंट की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है, इसलिए लाइंस ऑफ फोर्स कम हो जाएंगी। यहाँ पर लाइंस ऑफ फोर्स बिल्कुल भी नहीं बनाना। यू ई एक बार फिर से हाफ, कितना हो जाएगा, ये स्टार्टिंग के बराबर हो जाएगा, हाफ क्यू एम स्क्वायर अपॉन सी, और यहाँ यू बी क्या हो जाएगा, जीरो। अब इसके इक्विवेलेंट हम स्प्रिंग बना देंगे, ये स्प्रिंग हमने बना दिया, अभी तो बेस बनाया, ये है स्प्रिंग। अब एक बार फिर से इसमें काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी हो जाएगी, U हाफ के ए स्क्वायर। मैं थोड़ा बगल में लिख देता हूँ, तुम लोग यहाँ स्प्रिंग के नीचे लिख देना, U इक्वल टू क्या लिख देना, हाफ के ए स्क्वायर, और के काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक हो जाएगी कितनी, जीरो। डायग्राम के नीचे ही लिखना है ये चीज़ें, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखा। यहाँ स्प्रिंग के नीचे लिख देना U इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, और इस समय हो गई इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो। इस तरह से हमें इसको कंपेयर करना था। तो मैंने जो डायग्राम्स बनाए हैं यहाँ पर, उससे ये पता चला है कि शुरुआत में मैक्सिमम चार्ज था, फिर चार्ज कम होने लगा, एक पोजीशन ऐसी आई जब चार्ज क्या हो गया, जीरो, फिर ये तुम्हारा कैपेसिटर अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होने लगा, और फिर से इनिशियल चार्ज के बराबर चार्ज इसमें हो गया, लेकिन पोलैरिटी क्या होगी प्लेट्स की, रिवर्स हो गई। तो ये बार बार यही प्रोसेस होगा। इसके बाद में फिर से ये होने लगेगा ए, ई के बाद में क्या होने लगेगा, फिर से ए होने लगेगा। तो बार बार ये प्रोसेस होगा, इसी को हम कहेंगे ऑसिलेशन ऑफ चार्ज इन एलसी सर्किट। ओके, तो बस केवल डायग्राम से ही बनाना है, उसी में ये सारी चीज़ें हमको लिखना है। देखो, आज मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में कहा था कि पेज छोड़ दो,
आधा एक पेज छोड़ा होगा तुमने। वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मुझे पिछले वाले दिन पर जब मैंने न्यूमेरिकल कराया था तो उसका एक पार्ट छूटा हुआ था, पार्ट सेकंड। तो जो तुमने वो अभी आज स्टार्टिंग में जगह छोड़ने की बात जो मैंने की थी, उसी जगह में उस न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट कर लोगे। पार्ट ए, इसमें हमें निकालना है पार्ट ए में पावर फैक्टर। क्या निकालना है? पावर फैक्टर। अगर हम ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ फर्स्ट का आई एम मैक्स ज़्यादा है। आई एम मैक्स किसके लिए ज़्यादा है? आई एम मैक्स फॉर ग्राफ फर्स्ट इज हाइयर। अब आई एम मैक्स का फार्मूला क्या होता है ये बताओ पहले। आई एम मैक्स का फार्मूला होता है वी एम अपॉन आर। जब आई एम मैक्स ग्राफ फर्स्ट के लिए हाइयर है तो आर क्या हो जाएगा उसके लिए? आई एम मैक्स हाइयर है तो आर क्या होगा? लोअर होगा। देयर फोर आर इज लोअर फॉर ग्राफ फर्स्ट। हम ये कह सकते हैं R1 स्मॉलर देन R2। अब हम पावर फैक्टर निकालेंगे। पावर फैक्टर मैंने बताया था किसके प्रोपोर्शनल होता है? पावर फैक्टर प्रोपोर्शनल टू R। तो जिसका R ज़्यादा होगा उसका पावर फैक्टर भी ज़्यादा होगा। तो R कौन सा ज़्यादा है? हाँ, सिंस R2 greater than R1, therefore power factor for R2 is higher। ठीक है। अब इसमें पार्ट बी था। पार्ट बी में उसने क्वालिटी फैक्टर की बात की थी। क्वालिटी फैक्टर Q के बारे में बात की उसने। अब ये बताओ Q का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा नॉट एल अपॉन आर। तो R जिसका कम होगा उसका क्वालिटी फैक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन है। तो सिंस R1 स्मॉलर देन R2, देयरफॉर Q1 ग्रेटर देन Q2। क्योंकि R1 स्मॉलर है तो उसके लिए Q क्या होगा? हाइयर होगा। तो ये हमारा हो गया ग्राफ सेकंड फर्स्ट के लिए। तो क्वालिटी फैक्टर क्या लिखना है? क्वालिटी फैक्टर is higher for किसके लिए? R1 के लिए ना। फॉर R1 यानी कौन सा ग्राफ? ग्राफ फर्स्ट। ठीक, तो ये उसका आंसर था। नोट कर लें इसको।